क्वेश्चन नंबर 143 CSIR नेट दिसंबर 2017। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंडीड मैं कहूँ कि मुझे इस पेपर में सबसे मस्त क्वेश्चन लगा है तो कोई दो राय नहीं है। मस्त इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई हमारे नॉलेज को वेरीफाई कर रहा है। इंडीड आई फ्लाई का जो एक पॉइंट है एफिशिएंसी का, ये एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की बात कर रहा है और बता रहा है कि एफिशिएंसी कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम क्या मैटर पढ़ रहे हैं और कितना मैटर पढ़ रहे हैं ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो एक स्टेट ऑफ माइंड है हमारी कि हम लोग कैसे इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को हम लोग पकड़ सकते हैं और कैसे बिना उस क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पढ़े हुए भी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम सब लोग अपनी MSc तक आते आते इतना सा पढ़ लेते हैं कि हर वर्ड के साथ कुछ ना कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। जब हम लोग डर करके एग्जाम कर रहे होते हैं तो अक्सर वो हमारी मेमोरीज हमारा साथ नहीं देती, क्योंकि हम उस टाइम हर क्वेश्चन से डरे हुए, हमारा पूरा ध्यान उस क्वेश्चन पर ही है कि वो कितना क्वेश्चन डरावना है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि भेड़ बन के कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए शेर बन करके। और शेर बनने का फ़ायदा यही है क्योंकि मेरा दिमाग बोलता है कि मैं शेर हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं उस क्वेश्चन में से कोई भी वर्ड पकड़ कर कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। और इट आई फ्लाई जो कोर्स है, उस कोर्स में हम लोग ना सिर्फ आपको एक शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट वे दे रहे हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, लिमिटेड सिलेबस दे करके, लिमिटेड टॉपिक बता करके, उन टॉपिक्स की लिमिटेड बाउंड्री बता करके, बल्कि हम आपको ये भी सिखा रहे हैं कि एग्ज़ाम में अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसे क्वेश्चनों को भी सॉल्व करना है जो आपको पहली नज़र में लगता है कि शायद ये सॉल्व ना हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 143 ये बोल रहा है कि इफ अ मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल इज चैलेंज्ड विद आयरन रेडियोआइसोटोप लेवल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ऑटो रेडियोग्राफ। अब इसमें आयरन की बात की और आयरन की बात, और पहला ऑप्शन देखो एक्वानिटेज। एक्वानिटेज टी साइकिल का एंजाइम है और ये जो एंजाइम की तरह काम करता है। इसके अलावा इस एंजाइम की मूनलाइट प्रॉपर्टी भी है। एक मूनलाइट प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं कि कुछ प्रोटीन ऐसी प्रॉपर्टी दिखाते हैं जो नॉर्मली वैसे उनकी प्रॉपर्टी है नहीं। एक्वानिटेज एज एंजाइम हम जानते हैं, बट एक्वानिटेज आयरन सल्फर के क्लस्टर कैरी करता है। तो यहीं छूटते ही दिमाग में एकदम से कुछ लिंक बनना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे हमें उन प्रोटीन्स को देखना हो जिन प्रोटीन्स में आयरन है या नहीं है, क्योंकि ये आयरन से लेबलिंग करने की बात कर रहे हैं। आयरन से लेबलिंग तो केवल उसी प्रोटीन की हो पाएगी ना जिसमें आयरन होता होगा। तो एक्वानिटेज पहले ऑप्शन में ऐसा है जिसमें आयरन सल्फर क्लस्टर मिलता है। तो दूसरे ऑप्शन में साइटोक्रोम सी। जब भी हम कभी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं तो साइटोक्रोम सी में हमेशा बात करते हैं कि वो आयरन अवेलेबल है। मायोग्लोबिन बिना आयरन के काम नहीं करता। और कैल्मोडोलिन और कैल्शियम, ये दो ऐसे मॉलिक्यूल थे जो कैल्शियम डिपेंडेंट हैं, इन्हें आयरन नहीं चाहिए और इसलिए तो ये इसका आंसर हुए। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर किया जाने वाला क्वेश्चन है। बस आपको ये लिंक पढ़ना है, आयरन और आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स की स्टोरी। अगर आप ये लिंक समझ सकते हो तो फिर आप इजीली अपने आप बता सकते हो कि क्वेश्चन क्या है। याद रखना, इस एग्जाम का जो नाम है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सही मायने में ये टेस्ट आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर रहा होता है कि क्या आप डिग्री कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में आप लेक्चरर बनने के लिए या साइंटिस्ट बनने के लिए रेडी हो। और साइंटिस्ट या लेक्चरर बनने के लिए आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। आप लाइनों से भी अलग हट करके अपने ज्ञान को इस्तेमाल कर सको। नेट के एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आता जो इसलिए दिया गया हो कि आप कभी सॉल्व ना कर पाओ, बट क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेटजीज होती हैं, जो तरीके होते हैं, जो माइंड मेकअप है, वो टेस्ट किया जाता है। तो नो डाउट ये एक बड़ा शानदार क्वेश्चन था इसके अंदर। और पॉइंट क्या है, जरा सा क्वेश्चन है, पढ़ करके 15 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन और 4 नंबर का क्वेश्चन है। एग्जाम में 4 नंबर कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको अच्छी तरह पता है। CSI नेट दिसंबर 2017 बुकलेट बी के सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 22। और ये क्वेश्चन एक एग्जाम्पल है इस बात का कि हम लोग कितनी आसानी से नंबर सिक्योर कर सकते हैं इस नेट के एग्ज़ाम में, अगर हमारी चॉइसेस स्मार्ट हों और हम लोग सही क्वेश्चन पिक करें और अपनी जो हमने तैयारी की थी वो भी हमने सही तरीके से तैयारी की थी, तो बहुत आसानी से नंबर मिल जाते हैं। इंडियड ये क्वेश्चन रामचंद्र प्लॉट से इंडियड इस एग्जाम में दिया हुआ है फाई एंड साई वैल्यूज ऑफ अ बीटा स्ट्रैंड कंपोज्ड ऑफ ऑल डी अमीनो एसिड्स विल रिमेन ऑक्यूपाइड विच क्वाड्रेंट इन द रामचंद्र प्लॉट। अब देखिए, रामचंद्र प्लॉट की हम बात कर रहे हैं और रामचंद्र प्लॉट में हमारे पास बीटा स्ट्रैंड्स की वैल्यू के बारे में बात कर रखी है। तो मैं याद होगा, तो जब भी कभी कोई अमीनो एसिड, जैसे कि कोई अमीनो एसिड है NH2, C अल्फा उसका सेंट्रल कार्बन होता है और ये अमीनो एसिड किसी और अमीनो एसिड से जुड़ा हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, एंड सो ऑन। तो जो ये बीच के मेरे बॉन्ड्स हैं C अल्फा पर, इनमें से एक बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं फाई और दूसरे को बोलते हैं साई। और यही दो बॉन्ड्स हैं जो फ्लेक्सिबल हैं,
पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाता है, इसलिए यहाँ मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हुए पॉलीपेप्टाइड जब भी फोल्ड होती हैं तो फाई और साई का एक पर्टिकुलर एंगल होता है, और उन्हीं एंगल को समझाने के लिए रामचंद्रन जी ने हमें एक प्लॉट बना के दिखाया था। इंडिड ये वो प्लॉट है। इस प्लॉट में हम लोग 4 हिस्सों में बांट सकते हैं इसको। ये जो स्केल है हमारा, ये स्केल फाई की वैल्यूज़ का है, और नीचे वाला स्केल है साई की वैल्यूज़ -180 से लेकर के +180 तक की होती हैं दोनों एक्सिस पे। तो इंडिड बीटा और शीट्स की जो वैल्यू आती हैं वो हमारे इस रेंज में पड़ने वाली हैं। इसे बोलूँगा मैं, ये है मेरा अपर लेफ्ट, जबकि ये है मेरा अपर राइट, ये है मेरा लोअर राइट क्वाड्रेंट, और ये है मेरा लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट। तो केवल इतना सा याद रखना होता है कि भाई बीटा शीट जो होती हैं कहाँ पढ़ने वाली थी, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स कहाँ पढ़ने वाले थे और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स कहाँ पढ़ने वाले थे। मैं साथ में इस वीडियो के आपको हम लोगों का जो आई फ्लाई के लिए रामचंद्रन प्लॉट का एक लेक्चर का लिंक है, मैं वो पोस्ट कर दूंगा। आप उसे भी देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि रामचंद्रन प्लॉट में किस तरह की बातें आती हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आई होप ये करने के बाद क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेगा क्या अभी, कि बीटा स्टैंड्स की वैल्यू मेरी कहाँ पढ़नी चाहिए। बट वैसे अपर लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैम्डा प्रोटीन एक्ट बोथ एज एन एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है C1 प्रोटीन, N प्रोटीन, C2 प्रोटीन एंड Q प्रोटीन। लैम्डा सर्किट और लैम्डा रिप्रेसर को पढ़ाने के लिए एग्जाम से 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था। अब मैं आपको उसी वीडियो का एक पार्ट दिखा रहा हूं जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर मैं क्रो और C1 को कंपेयर करूं तो देखो, हम लोगों ने कहा था कि जो क्रो है वो जीन को शट डाउन करता है और जो C1 है वो भी जीन को शट डाउन करता है, लेकिन क्रो हमेशा केवल जीन्स को शट डाउन करता है, जबकि C1 काफ़ी सारी जीन्स को शट डाउन करेगा तो वो अपनी खुद की जीन को एक्टिवेट भी करता है। तो C1 जिसे हम लोग लैम्डा रिप्रेसर कहते हैं, ये सही मायने में ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिवेटर भी है और ट्रांसक्रिप्शन का रिप्रेसर भी है। तो लास्ट में समरी के लिए आपको याद रखना चाहिए कि क्रो और C1 ये दोनों को दोनों रिप्रेशन में काम आते हैं, लेकिन क्रो 1 जो रिप्रेशन करता है उसकी वजह से लाइटिक साइकिल होती है, और C1 जो रिप्रेशन करता है उससे लाइसोजेनिक साइकिल होती है। C1 जिसे हम लैम्डा रिप्रेसर भी कहते हैं, जीन रेगुलेटर की तरह काम करता है, दोनों रेगुलेटर की तरह काम करते हैं, बट लैम्डा रिप्रेसर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से काम करता है, क्रो केवल नेगेटिव। यानी क्रो केवल रिप्रेसर है और लैम्डा रिप्रेसर और एक्टिवेटर दोनों है। इसके अलावा जो हमने N और Q प्रोटीन बने हैं ये एंटी टर्मिनेटर थे। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान किन्हीं पर्टिकुलर साइट्स पर ये ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन को बंद कर सकते हैं, जिसका मतलब है ट्रांसक्रिप्शन एलोंगेट होगा। C2 और C3 ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं और ये भी ट्रांसक्रिप्शन के एक्टिवेटर तरह काम करते हैं, लेकिन C1 जीन को एक्टिवेट करने के लिए। XIS जीन, तो क्या अब इस पार्ट के बाद भी तुम्हें डाउट है कि इसमें आंसर क्या था? बट वैसे C1 प्रोटीन। अब है क्वेश्चन नंबर 75 जो CSIR नेट दिसंबर 2017 का है। और जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बातें करते हैं तो बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पढ़ना होता, केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन और उसके इनहिबिटर काफ़ी है हमारे करने के लिए। अब इस क्वेश्चन में जो दे रखा है, इन्होंने बोला हुआ है कि मैच द केमिकल एजेंट दैट इंटरफियर इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस विद देयर रिस्पेक्टिव मोड ऑफ एक्शन, एंटीमाइसिन ए, ओलिगोमाइसिन, वेलिनोमाइसिन और रोटिनोन। और साथ में इनके फंक्शन दे रखे हैं कि इनमें फंक्शनों को मैच करना है। अब अगेन मैं आपको एक वीडियो याद दिलाता हूँ। ये हार्डली शायद 4 या 5 मिनट का वीडियो था, जिसके अंदर हम लोगों ने केवल जो बात की थी कि एग्ज़ाम में ये काफ़ी प्रोबेबल है, और लकीली सेम वही एनिमेशन वो पार्ट इस क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है। चेक कीजिए और खुद डिसाइड कीजिए। रोटिनोन, अमाइटल और पियर्सिडिन ए, ये सभी के सभी ब्लॉक करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को क्विनोन के लिए। अगर क्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो देखो आगे कॉम्प्लेक्स 3 के पास इलेक्ट्रॉन जाने वाले नहीं है। एंटीमाइसिन ए ये ब्लॉक करता है कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर 2 तरह के साइटोक्रोम होते हैं, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1, और यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है उसको ब्लॉक करता है एंटीमाइसिन ए। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कपल्ड है आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के साथ, और कपलिंग करने में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है उसका रोल है। इसलिए जब FCN, DNP, वेलिनोमाइसिन और थर्मोजेनिन इस तरह के मॉलिक्यूल आते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन में लग सकते हैं एज अ चैनल, और ये प्रोटॉन को मूव करा सकते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की तरफ, तो फिर जो वो कनेक्टिंग लिंक था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बीच में, वो लिंक टूट गया।
इसलिए इन मॉलिक्यूल्स को हम लोग अनकपलर्स भी कहते हैं। इनकी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को से जो प्रोटॉन जनरेट हुए जिनका इस्तेमाल करके F1 पार्टिकल एटीपी बनाता, अब वो प्रोटॉन बिना कुछ करे वापस मैट्रिक्स में जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ इनहिबिटर और भी हैं, जैसे कि ओरोवर्टिन, ओलिगोमाइसिन और वेंचुरिसिडिन। ये आपके F1 पार्टिकल को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसमें से ओरोवर्टिन खास तौर से F1 को ब्लॉक करता है और ओलिगोमाइसिन और वेंचुरिसिडिन ये ब्लॉक करते हैं आपके F0। तो अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि जो एंटीमाइसिन ए है वो आपके ब्लॉक करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम C1, जबकि आपका ओलिगोमाइसिन ब्लॉक करता है F1 पार्टिकल को। तो वेलिनोमाइसिन आपका अनकपलर था जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिससे प्रोटॉन मोटिव फोर्स पता होता है, उसको डिस्टर्ब कर रहा था। और रोटिनॉन ये था जो यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाने में प्रॉब्लम कर रहा था। तो आपने देखा कि आप अगर टू द पॉइंट एक्यूरेटली पढ़ाई कर रहे हो कि जहाँ करनी चाहिए, तो वो एग्जाम में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें मिल जाती है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 82 CSIR नेट दिसंबर 2017 के एग्जाम का। क्वेश्चन नंबर 82 में, इन अ टाइप ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, ligand binding to a receptor triggers activation of receptor associated kinases. These kinases may be intrinsic part of the receptor proteins or tightly bound to the receptor. Receptor in which the tyrosine kinase is an intrinsic part of its polypeptide chain are called the receptor tyrosine kinase RTK. इंडिड सिग्नलिंग में हम लोगों ने अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था दो सिग्नलिंग को खास तौर से, एक GPC और एक RTK, और हम लोगों ने समझा था कि RTK क्या क्या काम कर सकता है। इंडिड जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने स्टडी की क्लास के अंदर, वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ हम लोग के सामने रखी हुई हैं। इन्होंने पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी बात RTK के लिए इनकरेक्ट है। तो देखिए, RTK के आमतौर पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये डाइमर बनाता है अपने सिग्नल से बाइंड करने के बाद, और इस डाइमराइजेशन के बाद में साइटोप्लाज्मिक पार्ट एक्टिवेट होता है, और फिर ये ऑटोफॉस्फोराइलेशन अपना खुद या फिर क्रिस क्रॉस फॉस्फोराइलेशन कर सकते हैं, और जैसे ही ये अपने ही पार्ट का फॉस्फोराइलेशन करते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के बाद इन पर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स आके डॉक कर सकते हैं, और ये डॉक करके दूसरे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवे शुरू होती हैं। क्योंकि ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो एसेंशियली इसके 3 कंपोनेंट होने हैं। एक लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन LBD, एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, और एक साइटोप्लाज्मिक डोमेन। साइटोप्लाज्मिक डोमेन वो पार्ट है जिसमें काइनेज एक्टिविटी है, और ये जिन प्रोटीन्स के ऊपर काइनेज एक्टिविटी दिखाता है उन प्रोटीन्स के टायरोसिन के ऊपर ही फॉस्फेट लगाएगा, इसलिए इसे बोलते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। एक ऐसा रिसेप्टर जिसमें टायरोसिन के ऊपर फॉस्फेट लगाने की एबिलिटी है। ये जो फॉस्फेट लगाता है प्रोटीन्स के ऊपर, जैसे ही खुद अपने ऊपर लगा रहा है, तो पहली बात, ये अपने ही पोजीशंस में जो टायरोसिन लगे हुए अमीनो एसिड, केवल उनको फॉस्फोराइलेट करते हैं। और दूसरा, फॉस्फोराइलेशन के लिए ये ATP का इस्तेमाल करते हैं, ATP से फॉस्फेट लेते हैं। जितने भी साइटोकाइंस हैं और ज़्यादातर ग्रोथ फैक्टर्स, वो इसी सिग्नलिंग के द्वारा काम करते हैं। तो ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो हम लोगों ने अपने लाइव क्लास के अंदर गैदर की थी। पहला ऑप्शन है, ऑल RTK हैव 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स, जिसमें से एक है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जिसमें लाइगेंड बाइंडिंग साइट है, एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन मतलब TM डोमेन, और एक है साइटोप्लाज्मिक सेगमेंट जिसमें प्रोटीन टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मोस्ट RTK आर मोनोमरिक, ज़्यादातर RTK मोनोमरिक है। मोनोमरिक कहाँ है? ये तो डाइमर है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इस मोनोमर वाली बात की वजह से गलत हो गया। ऑल साइटोकाइन रिसेप्टर्स बिलोंग टू RTK। देखो, वैसे तो ये स्टेटमेंट मोरलेस थोड़ा सा इनकरेक्ट है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर साइटोकाइन के रिसेप्टर RTK ही होते हैं, और वो एक्टिवेट करते हैं टायरोसिन काइनेज को, और रिसेप्टर का डाइमराइजेशन एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है, लाइगेंड बाइंडिंग टू RTK लीड्स टू ऑटोफॉस्फोराइलेशन। वो अपना खुद का फॉस्फोराइलेशन कर सकते हैं ऑफ द प्रोटीन टायरोसिन काइनेज इन द साइटोप्लाज्मिक डोमेन, या फिर वो क्रिस क्रॉस भी कर सकते हैं, एक रिसेप्टर का पार्ट दूसरे को कर सकता है। द एक्टिवेटेड काइनेज देन फॉस्फोरेट सेवरल टायरोसिन रेसिड्यूज इन द रिसेप्टर्स साइटोप्लाज्मिक डोमेन। तो यहाँ टारगेट जो है हमेशा टायरोसिन है। इंडिड सेल के अंदर जो काइनेज हैं वो 2 क्लासेस में आते हैं। एक है टायरोसिन काइनेज जो टारगेट प्रोटीन्स के टायरोसिन अमीनो एसिड्स के ऊपर फॉस्फोराइलेशन करेंगे, और दूसरे आते हैं सीरीन थ्रियोनिन काइनेज, जैसे कि GPCR में प्रोटीन काइनेज A। तो इंडिड यहाँ जो मेरा बेस्ट आंसर है वो है नंबर 2। iFly की क्लासेस और इसका कोर्स, इसको ज्वाइन करना काफ़ी आसान है, सब कुछ ऑनलाइन है, आपको केवल अपना टाइम और अपना डेडिकेशन निकालना होता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर ड्रॉप कर सकते हो अपने मैसेज, और हम लोग
कांटेक्ट कर लेंगे आपको एज़ पर योर कन्वीनियंस। और अगर ये क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरीज आप मुझे saplingeduTech@gmail.com पर कर सकते हो। थैंक यू।